हेलो दोस्तों, वेलकम टू लिव अ लाइफ यूट्यूब चैनल। मैं शौर्यदीप बैनर्जी। आज हम बात करते हैं कि मल्टीबैगर स्टॉक कैसे ढूंढना है। तो हम पहले आ जाएंगे screener.in वेबसाइट पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम आ गए। इधर स्क्रीन्स में जाएंगे, एक नया स्क्रीन बनाएंगे। क्रिएट न्यू स्क्रीन पे क्लिक किया। अभी जो भी कंपनीज मल्टीबैगर्स होंगे तो उसमें कुछ ख़ास बात होंगे। एक है, उसका रेवेन्यू लगातार बढ़ता रहेगा। अगर कोई सेल्स वॉल्यूम अपना नहीं बढ़ा रहे तो वो कैसे मल्टीबैगर बनेगा। मल्टीबैगर वही कंपनीज बनते हैं जो अपना सेल्स वॉल्यूम, उसका रेगुलर, उसका कस्टमर बेस बढ़ते हैं, राइट। जो सारे कंपनीज उनको पहचानते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर सेल्स को ट्रैक करेंगे। जैसे कि सेल्स ग्रोथ दिखाता है कि लास्ट ईयर कितना ग्रोथ हुआ है। ओके, जैसे कि हमने इधर ले लिए मोर देन 30%। ठीक है। अभी एक और चीज़ है, जो भी मल्टीबैगर्स बनेंगे उसका प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ना चाहिए। तो प्रॉफिट ग्रोथ पे भी एक फ़िल्टर लगा देंगे, प्रॉफिट ग्रोथ, है ना। ये भी लगा दिए। मान लेते प्रॉफिट कम ही बढ़ते हैं तो मान लेते हैं 20% से बढ़ना ही चाहिए एटलीस्ट। फिर जो भी कंपनीज ये मल्टीबैगर होंगे वो कैपेक्स करते रहेंगे, राइट। उनका एक नया प्रोडक्ट हमेशा बनता रहेगा, वो R&D करते रहेंगे और उसको प्रोडक्शन के लिए अलग से प्लांट ये सब बनाते रहेंगे, राइट। तो कैपेक्स को चेक करने के लिए हम नेट ब्लॉक को यूज़ करते हैं। तो नेट ब्लॉक ग्रेटर देन नेट ब्लॉक लास्ट ईयर का ज़्यादा होना चाहिए। तो नेट ब्लॉक लास्ट ईयर, नेट ब्लॉक प्रीसीडिंग ईयर, यही होता है लास्ट ईयर। ओके, ग्रेटर देन नेट ब्लॉक लास्ट ईयर 1.5 टाइम्स से एटलीस्ट 50% से बढ़ना चाहिए, राइट। एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये दिखाता है कि कितना वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल जो है वर्क इन प्रोग्रेस में है। नेट ब्लॉक होता है कि आपका कितना अभी डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट नहीं किए हैं। कोई भी कंपनीज जो कैपिटल इनफ्लो कर रहे हैं, जो कैपेक्स कर रहे हैं, वो प्लांट खरीद रहे हैं, वो मशीनरी खरीद रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं होते कि तुरंत मशीन खरीद लिए और अगले दिन से प्रोडक्शन चालू कर दिए, या अगले दिन से वो आपका प्रॉफिट बना रहा है, या बहुत सारे ये कर लिए। ऐसा नहीं होते, राइट। थोड़े थोड़े करके 1 महीने जाते हैं मशीन को टेस्टिंग करने के लिए। फिर उनके जो ऑपरेटर्स होंगे, सैलरी जो एम्प्लॉयज़ होंगे, उसको हायर करेंगे। फिर प्रोडक्शन शुरू होगा, वो प्रोडक्शन इन्वेंटरी में जाएगा, फिर इन्वेंटरी से वो सेल होगा, सेल होने पे प्रॉफिट आएगा, और ये प्रॉफिट से हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डिप्रिसिएशन मतलब अगर मैंने 100 रुपये से एक प्लांट या एक मशीनरी ख़रीदा और वो 100 रुपये से मेरा 10 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट हुआ। अभी 10 रुपीज़ का तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा, 30% कॉर्पोरेट टैक्स रेट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होते हैं। मान लेते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है इसके लिए 30% टैक्स रेट में आते हैं, तो सीधा मुझे 3 रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन हम अगर 3 रुपये का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट ले तो 100 रुपये का मेरा कैपेक्स में इन्वेस्ट किया, मशीनरी खरीदा, और 3 रुपये में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। 3 रुपये मेरा नेट प्रॉफिट से माइनस हो गया, 10 रुपये का नेट प्रॉफिट। तो मेरा 7 रुपये का नेट प्रॉफिट बचा। 7 रुपये में मैं टैक्स दूंगा, और इधर से मैं 97 रुपीज़ अभी भी मेरा डिप्रिसिएशन हिसाब करने का है आगे जाके, राइट। मैंने सिर्फ 3 रुपये का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। तो जितना 100 रुपये का मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, ये पूरा का पूरा मुझे टैक्स फ्री, नेट प्रॉफिट से टैक्स फ्री मिलेगा, राइट। ये मैं टैक्स एग्जेम्प्ट क्लेम कर सकता हूँ। तो हम जो भी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे वो मेरा जितना भी कैपेक्स किया वो मेरा ग्रॉस ब्लॉक में आएगा। ग्रॉस ब्लॉक से डिप्रिसिएशन जितना मैं ये किया, इनकॉर्पोरेट किया, वो डिप्रिसिएशन माइनस होके जितना बचेगा, जिसका मैं डिप्रिसिएशन आगे जाके कैलकुलेट कर सकता हूँ, वो मेरा नेट ब्लॉक में आएगा।
एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वो होता है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैं खरीद रहा हूँ, अभी तक जो है ऑपरेशनल नहीं हुआ है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी 50% से बढ़ना चाहिए, राइट। मैंने ये फिल्टर लगा दिए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस प्रीसीडिंग ईयर। तो ये अगर मैं फिल्टर लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं इतने सारे कंपनीज आ गए हमारे लिस्ट में, 58 कंपनीज आ गए जो बहुत ज़्यादा कैपेक्स कर रहे हैं। कैपेक्स मतलब लास्ट ईयर जितना भी कैपेक्स किए थे उसका 50% ज़्यादा कैपेक्स किया, राइट। ऑल्सो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी 50% से ज़्यादा है। यहाँ पे कोई भी एक कंपनी ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एल्पेक्स सोलर, इसका ले लिए। इसका स्टॉक पीई भी 29.7 है, पीई रेशियो हिस्टोरिकल पी से कम है, लेकिन हम देख सकते हैं इधर बहुत सारे ईयर्स ये लॉस मेकिंग थे, राइट। तो जो भी कंपनीज लॉस कर रहे हैं वो हम खरीदना नहीं चाहते। हम अपने पैसा उस बिजनेस में क्यों लगाएंगे जो लॉस कर रहे हैं, जो अपने पैसा गंवा रहे हैं, राइट। हम वो नहीं चाहते। तो हम बस प्रॉफिटेबल कंपनीज को में ही फोकस करेंगे, या कंपनीज जिसमें आगे जाके प्रॉफिट होने का चांसेस है। तो मैं नीचे आ गया, इधर आप देख सकते हैं ये एक आप जो मैं आपको दिखाऊंगा जो डॉक्यूमेंट्स है उधर से लेंगे, बस एक फ़िल्टर मतलब एक थोड़ा सा देख लेंगे कि कैसा है। इसमें देखिए इधर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आया 2020 में 7 करोड़, 21 में 9 करोड़, 22 में 5 करोड़, 23 में 12 करोड़ और 24 में 37 करोड़। और नीचे कैश फ्लो में प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस भी इधर आएंगे 7 करोड़, 9 करोड़, 6 करोड़। तो अगर 2022 का देखूं, 2022 में है 5 करोड़, 6 करोड़ लगभग सेम है। इधर 11 करोड़, उधर 12 करोड़ लगभग सेम है। 2024 में 37 करोड़, इधर 37 करोड़ मैच हो गए मतलब ये जितना भी प्रॉफिट आ रहा है ना इधर कैश फ्लो में दिख रहा है। तो जो अपना कंपनी का जो प्रोसेस है, रेगुलेशन, वो बहुत बढ़िया है मतलब वो जितना भी सेल करते हैं वो एक्चुअल सेल करते हैं, एंड ऑल्सो वो ऑडिटर को दिखा भी सकते हैं कि इतना मैं सेल किया। इसमें भी ध्यान देना है। रिसीवेबल्स 52 करोड़ अभी भी उनको मार्केट में पड़े हैं जो उनको मिलेगा। सिमिलरली 16 करोड़ उनको पेबल्स 10 करोड़ उनको देना है, जो आगे जाके देना है। अभी तक उनके पास ही है, बिजनेस के पास ही है, आगे जाके देना है, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ हम देख सकते हैं। इधर पता चला कि इसका जो रिकॉर्डिंग है वो बहुत बढ़िया से रिकॉर्ड करते हैं, ऑडिटर को दिखा सकते हैं बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स एंड ऑल्सो उनका जो सेल हुए हैं, सेल का डॉक्यूमेंट्स, वो सब दिखा सकते हैं। तो ये बराबर से रिपोर्ट करते हैं कंपनीज। आगे जाके हम देखेंगे रेशियोज़ में डेटर डेज, इन्वेंटरी डेज, डेज पेबल और कैश कन्वर्शन साइकिल। हर एक चीज़ का एक मीनिंग है। डेटर डेज मतलब कितना दिन उधारी है, उधारी मतलब कोई भी उधार ले रहे हैं तो कितना दिन, मान लेते हैं कि ये कंपनी एल्पेक्स सोलर ये सोलर सेल बनाते हैं, सोलर सेल को अपने इन्वेंटरी में रखेगा, राइट। बनाने के बाद तुरंत ही सेल नहीं हो जाएगा, कुछ दिन तो रखना पड़ेगा, मतलब कुछ दिन तो रहता ही है, राइट। फिर उनका जो भी लेगा वो तुरंत ले लेगा। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट कस्टमर को ही सेल करेगा, मे बी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है या डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स है, उनके साथ सेल करेगा। तो उनका जो शोरूम है या उनके पास जैसे भी वो सेल करते हैं वो उनके पास रखेगा, तो वो उनके पास रखेगा, स्टोर करेगा, तो तुरंत पैसा नहीं देगा। वो मान लेते हैं 30 दिन बाद पैसा देगा या 36 दिन बाद, 60 दिन बाद पैसा देगा, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जितना दिन बाद पैसा देगा वो डेटर डेज में आते हैं। 63 लास्ट में 63 डेटर डेज है, मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सोलर सेल बेचे हैं वो 63 डेज के बाद वो पेमेंट करेगा। और इन्वेंटरी डेज मतलब बनने के बाद कितना दिन इन्वेंटरी में पड़ा रहेगा, वो 42 डेज, मतलब जब भी वो प्रोडक्ट बनते हैं वो 42 डेज तक वो कंपनी में ही पड़ा रहेगा।
63 डेज तक वो जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है उनके पास पड़ा रहेगा और उसके बाद सेल होगा। और डेज पेबल मतलब मान लेते हैं सोलर सेल तो इनगॉट्स या जो भी मशीनरीज या रॉ मटेरियल्स जिनसे भी खरीदे हैं उनको एवरेज 39 डेज के बाद पेमेंट करेगा, राइट। तो 39 डेज तक वो अटक सकते हैं, पैसा मिल भी गया तो पेमेंट करने का हड़बड़ी नहीं है, वो 39 डेज के बाद पेमेंट कर सकते हैं। तो ये माइनस होते हैं, तो आप 63 से 42 प्लस करोगे एंड 39 माइनस करोगे तो आपको 65 डेज आएगा। आप हिसाब करके देखो, 3 डेज 63 प्लस 3 मतलब 66, 65 ऐसे आएगा। वर्किंग कैपिटल डेज हिसाब होते हैं कि कितना दिन का वर्किंग कैपिटल बिजनेस को चाहिए। पिछले वर्किंग कैपिटल जो भी थे, वर्किंग कैपिटल मतलब आप सेल कर दिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका 65 डेज के बाद पेमेंट आएगा, राइट। मतलब 63, 42 इतने दिन बाद आपका पेमेंट आएगा। आप जो भी बना दिए, आपका खर्चा उधर हो गया, लेकिन ये 105 डेज के बाद पैसा आएगा एंड जो भी पैसा आएगा ये आज से 39 डेज के बाद देना पड़ेगा, राइट। तो 65 डेज के बाद आपका रॉ मटेरियल जितना भी खर्चा हुआ वो आपका पेमेंट चला गया। 65 डेज के बाद आपके पास आपका फॉरवर्ड जो है, आपका कस्टमर जो है, उनसे पैसा आएगा 65 डेज के बाद। तो ऐसा तो नहीं है कि आप अगले जो प्रोडक्ट है, आप अगले चीज़ जो बेचेंगे वो 65 दिन के बाद ही आप शुरू करेंगे, उसको नहीं कर सकते। आपको तुरंत शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो आप डिले कर देंगे, आपका लेट फीस लगेगा। तो इसके लिए आपका कैपिटल होना ज़रूरी है, राइट। 65 डेज दिन आप वेट नहीं कर सकते, उधर से पैसा आएगा फिर मैं ये बिज़नेस में लगाऊंगा, राइट। तो आपके खुद से जब भी पैसा लगेगा तो आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा, राइट। तो यही इसका मेजरमेंट होता है वर्किंग कैपिटल डेज। पहले कितने दिन तक वर्किंग कैपिटल जो है वो कितना दिन तक अटकता था एंड अभी कितना दिन अटकेगा, इसका जो डिफरेंस है ये आपका वर्किंग कैपिटल डेज में आते हैं। फिर हम इधर देख सकते हैं, अच्छा ये हर एक पैरामीटर है, मैं बस आपको बता रहा हूँ, आगे जाके हम यही पैरामीटर्स डॉक्यूमेंट्स में भी देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए प्रोमोटर होल्डिंग कांस्टेंट होना चाहिए। आप मार्च 24, सितंबर 24 इसमें देखिए कांस्टेंट है। एफआईआईज खरीदते बेचते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक का शेयर कम होना चाहिए, राइट। आप ये भी समझो कि कोई भी कंपनी अगर रिटेलर्स ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं तो वो कितना मल्टीबैगर होगा, चांसेस कम है। जो पब्लिक को नहीं पता है, एमआरएफ अगर आप देखोगे, एमआरएफ इतना पैसा रिटर्न दिया, विप्रो इतना पैसा रिटर्न दिया, इन्फोसिस इतना पैसा रिटर्न दिया, ये आप रिटेलर्स होल्डिंग या पब्लिक होल्डिंग देखेंगे ये बहुत कम था। किसी को पता ही नहीं था कि ये कंपनी इस मार्केट में प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जब पता चला तब सब कूद पड़ेंगे इसको खरीदने के लिए, तुरंत बढ़ जाएगा प्राइस, लेकिन वो बढ़ा हुआ प्राइस ना आगे जाके रिटर्न्स को घटा देगा। आप ये समझो किसी कंपनी का वैल्यूएशन आगे जाके 5 साल बाद 200 रुपये होना है। मैं फंडामेंटल्स के बारे में बात करता हूँ। कोई 30 रुपये का सेल करते हैं और ये 10% से ही बढ़ते हैं, तो मैं तो ये सोच नहीं सकता कि आज अगर वो 100 रुपये का है वो 5 साल बाद 500 रुपये का हो जाएगा, 30 रुपये का होगा तो 150 रुपये होगा, 100 रुपये का होगा तो 500 रुपये का होगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। उसका सेल्स आगे जाके जो भी है 10% कंपाउंड होता है, तो वो एक पर्टिकुलर फिगर तक ही जाएगा और उसके हिसाब से जब भी वैल्यूएशन लिख लेंगे या तो 200 करोड़ होंगे या 500 करोड़ होंगे। तो आज 30 करोड़ है तो भी 200 करोड़ होगा, आज 100 करोड़ है तो भी 200 करोड़ होगा। तो 100 करोड़ है 200 करोड़ होगा तो 2x रिटर्न ही मिलेगा। 30 करोड़ है और 200 करोड़ होगा तो इसमें 6x रिटर्न मिलेगा। तो पैसा मतलब जो भी आज का वैल्यूएशन है जितना कम रहेगा आगे जाके उतना ज़्यादा रिटर्न देगा। तो आज ही अगर ज़्यादा रिटर्न दे दे तो आगे जाके उसका रिटर्न देने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा, राइट। तो सिमिलरली इसी नॉलेज से हम बता सकते हैं कि जिसमें भी पब्लिक होल्डिंग कम रहेगा वो आगे जाके अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो मल्टीबैगर होगा, राइट।
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं आगे जाता हूँ। एंड इन यहाँ पे आप देख सकते हैं एनुअल रिपोर्ट्स एंड कॉन कॉल्स में आपको ट्रांसक्रिप्ट एंड रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आप ये रिकॉर्डिंग देख सकते हैं या ट्रांसक्रिप्ट आप पढ़ सकते हैं, आप या फिर आप दोनों ही कर सकते हैं। मैं हर एक कंपनी का कॉन कॉल पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं अभी के लिए फिनेंशियल ईयर रिपोर्ट में जाता हूँ, तो एक PDF खुलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ सेक्शंस है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे एक इंडेक्स है, ये तो बस एडवर्टाइजमेंट मतलब आपको दिखा रहे हैं कि कितना कितना सब ये किए हैं, मतलब कितना जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल किए हैं, जो भी उनका एक बोलने का तरीका है कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, वो ये सब ऊपर में आते हैं, राइट। नीचे जाके आपको ये मिलेगा कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये कहाँ पे आते हैं, एक सेकंड ना। मैनेजमेंट, ये आपको पढ़ना, अच्छा हाँ, इधर आप देखेंगे ना, कॉर्पोरेट ओवरव्यू, पावरिंग प्रोग्रेस, कंपटीटिव एडवांटेज पढ़ना चाहिए, ये 18 पेज में है। आवर प्रोडक्ट्स की चेयरमैन स्टेटमेंट, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, ये पढ़ना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमने देखे थे वो इधर भी देखना है, ओके। तो ठीक है, हम पहले जाते हैं कंपटीटिव एडवांटेज में, 18 पेज नंबर 18। डायरेक्टली हम चले गए कितने पेज पे, 14, राइट। तो इधर हम जाते हैं 18 पेज तक। ये अपना है 18 कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, रोबस्ट क्वालिटी एश्योरेंस, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, प्रूवन रिलायबिलिटी, एडवांस टेक्नोलॉजी, ये तो हर कोई बताते हैं कितना एक्चुअल है। स्ट्रिंजेंट कंपोनेंट सोर्सिंग, इंडस्ट्री वैलिडेशन, आवर प्रोडक्ट्स, सोलर PV मॉड्यूल्स, ये मॉड्यूल बनाते हैं, आवर एज इन सोलर मॉड्यूल्स, ये कितना पावर, कम्पैक्ट डिज़ाइन, पावर रेंजेस फ्रॉम 150 to 590, 150 तक, 150 से 590 वाट तक जो सोलर मॉड्यूल्स है उसको बनाते हैं। एक मॉड्यूल मैंने जो इंस्टॉल किया था वो 550 का आता है, तो मैं 4 मॉड्यूल्स लगाए थे। इधर 2100, 525 आई थिंक 525 तक बनाते हैं वाट्स। तो मैं 4 मॉड्यूल लगाया था, तो 2.1 किलोवाट, मैं 2.2 किलोवाट का ये दिया था, जो भी RFP है उसको मैं दिया था कोटेशन, या मुझे ख़रीदना था 2 किलोवाट, तो उन्होंने 2.1 सेल किया था मुझे, राइट। तो ये हिसाब से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 590, एक का 590 का सेल करते हैं, ओके। ये तो सोलर पाम्प्स हो गए, एंड ये सब सेल करते हैं। टर्नओवर, ये तो दिखाते हैं टर्नओवर, EBITDA मार्जिन, मतलब ऊपर से आप देख सकते हैं कि कितना EBITDA मार्जिन मार्क कर रहे हैं। आप देखेंगे तो ये कंपनी ना लगातार EBITDA मार्जिन बढ़ा रहे हैं। EBITDA क्या होता है, बिजनेस चलाने के लिए हम इंटरेस्ट लोन लेते हैं, और जो भी आते हैं, मतलब पैसा आते हैं, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो इसके लिए हम जो भी कैपेक्स करते हैं उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ताकि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो पैसा पूरा का पूरा निकल आए, और फिर बाद में जाके जो भी प्रॉफिट करेगा उसके ऊपर टैक्स देंगे, है ना। तो इसके लिए हम पूरा निकालते हैं। अर्निंग्स, ई होता है अर्निंग से हम ये पूरा निकालेंगे, इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। EBITDA का मतलब है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। अर्निंग से हम इनकम टैक्स, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सब हम निकालेंगे, राइट। इसको माइनस करेंगे, और जो भी पहले प्रॉफिट आएगा उसका मार्जिन हम देखेंगे, वो सेल का कितना परसेंटेज है। तो ये लगातार ये बढ़ रहे हैं, ओके। एंड ऑल्सो आप देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो टैक्स देने के बाद, मतलब जो भी है, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन हिसाब कर लिया, इंटरेस्ट दे दिया, जो भी लोन लिया था उसका इंटरेस्ट दे दिया, टैक्स पे कर दिए, जो भी कुछ
कुछ किसी को वेंडर को पे करना था वो कर दिया, कोई एग्जीक्यूटिव है उसको एक्स्ट्रा कमीशन देना है, वो सब देने के बाद जो भी पैसा देना है, देने के बाद जितना पैसा बचा वो प्योर प्रॉफिट है। वो प्योर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ता है। देखिए 0.7 lakhs था, उसके बाद 3.75 करोड़ एंड 29.05 करोड़ 2024 में 29.05 करोड़ बुक किए थे। और इसका एक मार्जिन भी होता है, पैट मार्जिन। तो ये देखिए ये लगातार बढ़ रहा है। पहले तो 0 ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, 2023 में 2.0 हो गया एंड 2024 में 7.2% हो गया। तो ये लगातार बढ़ रहे हैं ना, तो इधर अपॉर्चुनिटी दिख रहा है हमको कि आगे जाके ये बढ़ सकता है। जितना भी इंटरेस्ट कम पे होगा वो पैट में आएगा, राइट। ओके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक थोड़ा सा एडवांस चीज़ है। जितना भी कैपिटल अभी तक एम्प्लॉय किए हैं, लोन लेके किए हैं या इन्वेस्टमेंट लेके किए हैं, उस वो पर्टिकुलर जो अमाउंट है उसके ऊपर कितना रिटर्न जनरेट किया। तो ये शुरुआत के लिए तो सही है, लेकिन आगे जाके मुझे लगता है ये थोड़ा ये डिल्यूशन हो जाता है, ठीक है। इसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम पहले फिर से ऊपर चले जाएं। एंड मैनेजमेंट डिस्कशन, हमने आवर प्रोडक्ट्स देख लिए, अभी मैनेजमेंट डिस्कशंस देखना है। तो 4 पेज का गैप था, 59 पेज मतलब 63 मैं इधर दे देता हूँ। तो डायरेक्टली मैनेजमेंट डिस्कशंस में आ गए। इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। कोविड आया था, उसके बाद जो भी ग्लोबल टेंशन्स चल रहे हैं उसके ऊपर, फिर यहाँ पे जीडीपी सबसे ज़्यादा है। आप देखेंगे कंट्रीज जीडीपी एक्सपेंडेड बाय अ रोबस्ट 8.2%, मार्किंग द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ आउट परफॉर्मिंग फोरकास्ट्स, है ना। तो ये इसके बारे में बात करेंगे। जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं गवर्नमेंट, उसके बारे में बात करें, क्योंकि ये उसका पार्ट है। जितना गवर्नमेंट सोलर को प्रमोट करेगा, जितना कैपेक्स करेगा, उतना ज़्यादा कंपनीज आएंगे, अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो भी पावर रिक्वायरमेंट होगा वो सोलर सेल से करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए जितना भी कंपनी कैपेक्स करेगा ये बिज़नेस के लिए बढ़िया रहेगा। तो ये जो भी है एडवांस इकोनॉमीज, यूएस, ये सब दिखा रहे हैं कि कैसे ग्लोबल इकोनॉमीज जो है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं अभी। रिन्यूएबल, यहाँ पे आवर बिजनेस स्पेस, ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कितना स्कोप है ये बताएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे बजट इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्राइम मिनिस्टर विजन ऑफ लाइफ फॉर एनवायरनमेंट, स्परिंग ग्रोथ इन रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट। मेनी इंडियन रिन्यूएबल कंपनीज आर अडॉप्टिंग क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स टू सपोर्ट दिस गोल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि कंपनी का स्कोप क्या है, मैनेजमेंट को क्या लगता है कि कितना बढ़िया स्कोप है, एंड मैनेजमेंट अपना जो कंपनी है उसको कैसे पोजीशन करेगा ताकि आगे जाके इसका ग्रोथ जो है इसको टैप कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आप पूरा आप पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ कंपनी के बारे में पता नहीं चलेगा, आपको गवर्नमेंट का कैसे पॉलिसी रहेगा, आपके लिए कितना, मतलब गवर्नमेंट का दिशा क्या रहेगा, आगे जाके गवर्नमेंट क्या करेगा। आप अगर कोई एम्प्लॉयमेंट है तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कैसा कैसा मार्केट ओपन हो रहा है। अगर आप इसी टेक्नोलॉजी में है तो आप देख सकते हैं इसी टेक्नोलॉजी में कैसा कैसा स्कोप आ रहा है। अगर आप दूसरे टेक्नोलॉजी में है तो उस पर्टिकुलर सेक्टर में जाके, उस कंपनीज में जाके आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट कैसा सोचता है कि आगे जाके कैसा अपॉर्चुनिटीज़ आएगा एंड कैसे अपने कंपनी को पोजीशन कर सकते हैं। तो आप अपना करियर भी उसमें बना सकते हैं अगर आप चाहे तो, है ना। तो ये हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हो जाता है कि ग्लोबल कैसे मूव हो रहा है, ग्लोब कैसे मूव हो रहा है, हर एक इकोनॉमी कैसे मूव हो रहा है, एंड ऑल्सो हमारे कंट्री कैसे मूव हो रहा है। और फिर हम चले आएंगे स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना। तो इधर मैं आता हूँ, ऑडिटर्स रिपोर्ट में आ गए। ऑडिटर्स रिपोर्ट आपको पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? अगर कोई प्रॉब्लम है कंपनी में, कंपनी कुछ फ्रॉड कर दिया, या कंपनी किसी को पे नहीं किया, या किसी ने कंपनी के अगेंस्ट कंप्लेन दर्ज किए, तो ये सब ऑडिटर्स में आते हैं। एंड ऑल्सो ऑडिटर्स में कुछ गैप फाइंड किया या कंपनी कुछ बताना चाहते हैं, जैसे कि
मान लेते हैं कि मैंने एक सोलर सेल खरीदा, ओके, सोलर सेल आ रहा था और फिर एक कुछ एक्सीडेंट हो गया या कहीं पे कुछ क्रैक्स आ गए, या मान लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के पास आया और उधर से मेरे पास आएगा तो उधर कुछ क्रैक्स डिटेक्ट हो गए, या मेरे पास आ गया, मैं वहाँ पे अपना सामान रखते ही मुझे नज़र पड़ा कि एक क्रैक है छोटा सा, तो वो मैं तो कहूँगा कि आप रिप्लेस कर दो, क्योंकि मैंने तो पेमेंट कर दिया। आप रिप्लेस नहीं करोगे, मैं आप ही गलत प्रोडक्ट नहीं बेच सकते मुझे, राइट? तो आपको वो रिप्लेस करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको शायद ये हो सकता है कि आप कंपनी के पास प्रोडक्ट नहीं है, तो कंपनी बता दी कि मैं तो अभी तक तो मैं सेल नहीं कर पाऊँगा, 60 दिन वेट करना पड़ेगा, या तो आप 60 दिन वेट कर लो या मेरे से आप पैसा ले लो, राइट? तो अगर पैसा वापस देना पड़े तो फिर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आपका गड़बड़ लगेगा, जैसे मैं दिखाया, राइट, कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कैश फ्लो स्टेटमेंट में और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे गड़बड़ दिखेगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में वो तो नहीं कर सकते माइनस, लेकिन कैश फ्लो में वो प्लस, मतलब उसको इनकॉर्पोरेट भी नहीं कर सकते। कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको जितना प्रॉफिट आया है बैंक अकाउंट में वही दिखाना है, तो उधर वो पैसा जो वापस गया है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये डिफरेंस आ जाएगा। तो ये डिफरेंस अगर कुछ आता है तो ये पूरा ऑडिटर्स रिपोर्ट में छाप देगा कंपनी, बिकॉज ये एक ऑडिट पैरामीटर है, राइट? तो ये पढ़ना ज़रूरी है। एंड मैं बस आपको जो भी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है वो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। तो मैं ये नहीं पढ़ के मैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाता हूँ। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहले आता है आपका बैलेंस शीट, फिर आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देन आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब नीचे देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पे आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में आपका रेवेन्यू, ये एक्चुअल फिगर्स है जो हमने इधर देखे थे ना, यहाँ पे ये एक्चुअल फिगर्स नहीं है, ये 2024 में 413 करोड़ था, राइट? मैं अगर इसको अलग कर देता हूँ तो हाँ, राइट, तो 2024 में 413 करोड़ था, और यहाँ पे 2024 में कितना बता रहे हैं, 14 टोटल आया है, ये लैक्स में है, तो 405 करोड़, 413 करोड़ यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन इधर 405 करोड़ आए थे, ये एक्चुअल फिगर है। और वैसे भी ये कंसोलिडेटेड है ना, तो कंसोलिडेटेड में ज़्यादा दिखेगा शायद। एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ इधर कंसोलिडेटेड में कैसा चीज़ है। ये है नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट, कंसोलिडेटेड जो स्टेटमेंट्स है, मैं ऊपर चले जा, अच्छा मैं एक काम कर सकता हूँ ना, मैं इधर स्टैंड अलोन देख सकता हूँ, तो ठीक है, इधर हाँ, स्टैंड अलोन में दिखाए हैं 404 करोड़ और इधर स्टैंड अलोन में आए हैं 405 करोड़, और ऑल्सो एग्जैक्ट नंबर कि 405 करोड़ और कितना लैक्स, राइट? मैं आता पेज पे, अच्छा ये तो ऑडिटर्स रिपोर्ट था, ये कितना पेज है, ये 77 है, $405 करोड़ था बैलेंस शीट, ये प्रॉफिट एंड लॉस 405 करोड़ था, राइट? आप ये देख सकते हैं ये एक साल में 23 से कितना बढ़ा है, 183 करोड़ से 405 करोड़, है ना? प्रॉफिट कितना बढ़ा है, 5.24 करोड़ से 36.41 करोड़, तो ये बहुत बड़ा जंप है, राइट? और मैं कैश फ्लो में देखता हूँ, मुझे जो दिखना है वो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये बिफोर टैक्स वाला
प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसको कैलकुलेट करते हैं तो 3758.45 ये आना चाहिए 2024 में। नेट 3641.79 अच्छा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये आना चाहिए, ये ले रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स ये नहीं ले रहे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले रहे हैं, राइट। तो ये हमेशा सेम होना चाहिए, ओके। ये सेम नहीं होगा तो आप उसको ऑडिटर्स रिपोर्ट में ध्यान दें कि कहाँ पे गड़बड़ हुआ था और कुछ नहीं मेंशन है और ये लगातार हर साल या नॉट अ सिंगल टाइम हो रहा है, ये मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, तो आपको इसको ध्यान देना चाहिए, आपको ये कंपनी नहीं लेना चाहिए, ओके। डिप्रिसिएशन इसमें ऐड करेगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक और चीज़ है, पेबल्स एंड रिसीवेबल्स जो हमने देखा था उधर, ट्रेड रिसीवेबल्स ये वाला जो पार्ट है एंड ट्रेड पेबल्स ये वाला जो पार्ट है, राइट। ट्रेड पेबल्स ये तो हमारे लिए उतना मैटर नहीं करते, ये वो पैसा होता है जो हमें देना है, राइट, हमारे वेंडर्स को देना है। लेकिन ट्रेड रिसीवेबल्स वो पैसा होता है जो हमें कस्टमर से मिलना है। ये पैसा अगर बहुत ज़्यादा है, देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 36 करोड़ और ट्रेड रिसीवेबल्स है 49 करोड़। सेल कितना हुआ था? 405 करोड़। 405 करोड़ में 49 करोड़ अभी तक मिला नहीं है और जितना पैसा मिला नहीं है वो प्रॉफिट से बहुत ज़्यादा है। मतलब अपना जितना भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उससे भी ज़्यादा है जो पैसा हमें मिलना चाहिए। वो अगर नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा? आपको क्या लगता है, राइट? ये जितना हमारा प्रॉफिट है उससे ज़्यादा पैसा हमें मार्केट में पड़ा हुआ है। तो ये भी हमें देखना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कंपनी में। ऐसा है तो हमें थोड़ा सा मतलब रिस्क समझने के बाद ही इन्वेस्ट करना है। तो ये सारे डिटेल्स है। और एक और चीज़ देखना है कि मैनेजमेंट, मैंने आपको इधर दिखाया, इधर एक सेकंड, इधर आपका फिनेंशियल ईयर एनुअल रिपोर्ट जो है वो एक ही है 2024 तक, राइट। लेकिन बहुत सारे कंपनीज ऐसे होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं रिलायंस, HDFC बैंक, ये बहुत पहले आए हुए हैं और ये हर साल अपना एनुअल रिपोर्ट पकड़ते हैं। और एनुअल रिपोर्ट एंड ऑल्सो PPT आप देखेंगे, इसमें टारगेट्स देते हैं कि हम कितने साल तक कितना चीज़ें करेंगे। अगर मैं ये देखता हूँ, ये टारगेट दिए हैं क्या, 98% मेगा एक्सपेंशन प्लान्स। ये देखिए, ये प्लान शेयर करते हैं, टारगेट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग इतना, और ये कब तक होगा? एम्बिशियस एक्सपेंशन अंडर एक्सक्यूशन इन नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। 2024 में बता रहे, ये कितने का है, ये मई 2025, तो 2025 में बता रहे हैं 2 फाइनेंशियल ईयर, 2026 और 2027। तो 2027 मार्च तक ये अगर नहीं होता है तो मैनेजमेंट फ्लॉड है। हमको ये पकड़ना है, मैनेजमेंट डिलीवर नहीं कर सकते, राइट। और ये मैनेजमेंट अगर डिलीवर नहीं कर सकते तो वो कंपनी जितना भी बड़ा हो, जितना भी कैपेक्स कर रहा हो, जितना भी अच्छा हो, वो अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर सकते। और ये एक बस एडवर्टाइजमेंट गिमिक है, आप ऐसा मान के चलिए। ये बस आपको आज आपको बता रहे हैं कि हम तो ये सब करेंगे, इतना करेंगे, उतना करेंगे, लेकिन जब वो टाइम आएगा वो तो बोलेंगे 2 साल बाद करेंगे, जैसे कि ये बोल रहे हैं 2 साल बाद करेंगे, लेकिन 2 साल बाद वो कर नहीं पाएगा। ये अगर लगातार ऐसा हो रहा है तो मैनेजमेंट फ्लॉड है, ये कर नहीं पाएगा जो आपको बता रहे हैं। तो आप उधर क्यों जाएंगे? कोई भी आपको बताएगा हम ये करेंगे, वो करेंगे, और करता नहीं है, तो वो आपको लॉस ही करेगा, राइट। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। और अभी तक मैं ये इतना तक ही बनाता हूँ और आगे जाके ऐसा वीडियोस मैं हमेशा बनाता रहूँगा। आप फॉलो करें, अगर आपको अच्छा लगता है आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो चीज़ भी बताएं, कुछ अच्छा किए वो भी बताएं, अगर हमें वॉइस मॉड्यूलेशन चाहिए वो भी बताएं। मतलब कुछ भी आपको ख़राब लगे, अच्छा लगे, कुछ भी हो आप बताएं। आप कहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, राइट।
तो आप हमें फॉलो करें, आप हमें सब्सक्राइब करें और ऑल्सो हमें सपोर्ट करें, हमको बताएं कि हम कहाँ पे क्या सुधार कर सकते हैं। ये मेरा ऐसा स्क्रीन शेयरिंग करके मेरा फर्स्ट वीडियो था, भूल चूक माफ़ करिए, और कुछ सजेशंस हो तो बताइए, हम ज़रूर हम इसको मॉडिफाई और भी ज़्यादा अच्छा करना चाहेंगे। थैंक यू, सपोर्ट अस, फिर मिलते हैं। स्टे इन्वेस्टेड।